ये मूवी कन्फेशंस एक ऐसी जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो बदले, दर्द और इंसानी ज़हनियत के डार्क साइड को दिखाती है। इनकी शुरुआत एक नॉर्मल क्लासरूम से होती है जिसमें 7th ग्रेड के बच्चे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 13-14 साल है, जो बहुत ज्यादा शरारती है, टीचर को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। कसूर उनका नहीं क्योंकि बच्चे इस उम्र में अक्सर इमोशनली इमेच्योर होते हैं। ये क्लास बिल्कुल नॉटी और नॉइजी होती है, कोई बात कर रहा होता है, कोई हंस रहा होता है और कुछ बच्चे टीचर को इग्नोर कर रहे होते हैं। क्लास में मौजूद टीचर का नाम यूको है जो बच्चों को मिल्क कार्टन्स मारना शुरू करती है, जो जापान के स्कूल में नॉर्मल है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि अब जो उनके साथ होने वाला है वो उनकी जिंदगी बदल देगा। क्लास के कुछ बच्चे तो दूध पीने लगते हैं लेकिन कुछ शरारतों के तहत दूध को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन यूको को इस चीज की परवाह नहीं होती क्योंकि जिन 2 बच्चों को वो दूध पिलाना चाहती थी वो बड़े ही शांति से दूध पी रहे थे। यूको उन्हें बताती है कि वो इस क्लास के बाद रिजाइन करने वाले हैं। ये सुनते ही क्लास के बहुत से बच्चे अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी शरारतों और बदतमीजी की वजह से जो हार मानकर स्कूल छोड़ रही है। चेहरों पर तो हल्की सी मुस्कुराहट भी आ जाती है लेकिन यूको बिल्कुल शांत रहती है। वो क्लासरूम का दरवाजा बंद करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्लास का शोर बाहर जाए। अगर ये हकीकत नहीं थी, हकीकत ये थी कि वो अब क्लास को जो भी बताने जा रही है वो क्लास के बाहर का कोई भी इंसान ना सुने। दरवाजा बंद करते ही क्लास का माहौल थोड़ा सा भारी हो जाता है। उसके बाद वो बोर्ड की तरफ मुड़कर चौक से लिखना शुरू करती है। बोर्ड पर बड़ा से लिखती है फेट, तकदीर यानी कि किस्मत। चौक की आवाज खामोश क्लास में और भी तेज महसूस होती है। बच्चे चौक की आवाज से एकदम खामोश हो जाते हैं। यूको अब स्टेज से उतरती है और अपना आखिरी लेसन देना स्टार्ट करती है। वो बच्चों से मुखातिब होकर कहती है कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जिंदगी का मकसद क्या होता है। वो अपनी ही जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करती है। कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे थोड़े ही अरसे बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड मुझे चीट करे हैं और इसी वजह से उन्हें एड्स हो चुका था। जब यूको को ये पता चला शी वॉज प्रेग्नेंट। खैर शादी तो टूट चुकी थी लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को जन्म देती है। उसने ये बताया ही था कि साथ वाली बैठी बच्ची ने अपनी सांसें ही रोक ली। उसको लगा कि शायद ये बीमारी हवा से भी फैल सकती है। पीछे एक और बैठी स्टूडेंट तो बुरा भला कहने लगती है। वो कहती है कि टीचर और उनकी बेटी को तो फौरन स्कूल से निकाल देना चाहिए। यूको बताती है कि ये बीमारी हवा से नहीं फैल सकती और ना ही हाथ मिलाने से। वो बताती है कि मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं भी एड्स का शिकार नहीं हुई और इस तरह से मेरी बेटी भी बच गई। ये सुनने के बाद स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन अब जो यूको बात बताती है उसको सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। बताती है कि मेरी बेटी कुछ मंथ्स पहले मर चुकी है। उसकी मौत की वजह एड्स नहीं थी बल्कि वो स्कूल में बंद पड़े स्विमिंग पूल में डूब गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी की गई। पुलिस को भी यही लगा कि स्विमिंग पूल में डूबने से मेरी बेटी की मौत हुई। और इस सब के बावजूद भी मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी को किसने मारा है। इनफैक्ट मैं ये भी जानती हूँ कि वो इसी क्लास में बैठे हैं। उन दोनों ने मिलकर ये गुनाह किया और मेरी बेटी को मारा। लेकिन फिलहाल मैं आपको उनका नाम नहीं बताऊंगी। अभी के लिए हम उनको स्टूडेंट ए और बी का नाम देते हैं ताकि मैं आपको पूरी स्टोरी तो सुना सकूं। तो आओ चलो अब मैं बताती हूँ कि मेरी बेटी कैसे मरी। कुछ मंथ्स पहले जब मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ पर उसको एक बनी वॉलेट बहुत ज्यादा पसंद आ गया। काफी जिद कर रही थी कि उसको वही लेना है क्योंकि पिछले ही मंथ्स मैंने बिल पे किए थे, इसलिए मैं वो लेना अभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि अभी तो मैं आपको ये लेकर नहीं दे सकती लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं जरूर ले दूंगी। इत्तेफाक से वो स्टूडेंट ए अपनी मॉम के साथ उसी शॉपिंग मॉल में आया हुआ था। उसने वो सारी बात सुन ली और नेक्स्ट डे वही पर्स खरीद कर मेरी बेटी को ला कर दिया। उसके साथ स्टूडेंट बी भी था। ए तो झूठ भी बोलता है कि ये पर्स तुम्हारी मॉम ने खरीद कर भिजवाया है। मेरी बेटी छोटे होने की वजह से उसको इतनी समझ नहीं थी, वो पर्स ले लेती है। जैसे ही उसने वो पर्स पकड़ा उसे जोर से बिजली का झटका लगा क्योंकि वो पर्स इलेक्ट्रोक्यूटेड था। उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगाई गई थी जिससे दूसरे को बिजली का झटका लग सकता है। वो झटका हल्का सा था, कोई उससे मर तो नहीं सकता था, लेकिन स्टूडेंट बी काफी डरपोक था। उसको लगा कि शायद बच्ची मर गई है। ए जानता था कि इससे कोई मर नहीं सकता लेकिन बी को लगा कि बच्ची मर गई। वो डर गया था कि इस मर्डर केस में उसका भी नाम आएगा। अब पुलिस और अपनी मॉम डैड की मार और डांट से बचने के लिए उसने क्या किया, मेरी बेटी को उठाया और पूल में फेंक दिया ताकि सबको ये लगे कि बस ये एक हादसा था। अब ये तो मानना पड़ेगा कि बी ने प्लान बहुत अच्छा बनाया था क्योंकि वहाँ पर पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला लेकिन मुझे मिल गया। मुझे मिला पूल के पास से वो पर्स और मुझे उस पर्स के अंदर वही इलेक्ट्रोक्यूटेड डिवाइस भी मिल गई। इससे मेरा शक उन दोनों लड़कों पर पक्का हो गया क्योंकि 2 दिन पहले उन दोनों लड़कों ने उसी डिवाइस से मेरे साथ भी प्रैंक करने की कोशिश की। स्टूडेंट ए ने बताया था कि उसकी बहुत ही स्पेशल इन्वेंशन है और उसने अपनी इस इन्वेंशन को एंटी थेफ्ट वॉलेट का नाम दिया था। उसने एक्सप्लेन भी किया कि अगर कोई चोर किसी के पर्स को चोरी करने लगेगा और उस पर्स के अंदर अगर ये वॉलेट हुआ तो वो चोर कभी चोरी नहीं कर पाएगा, बल्कि करंट लगने से वो तो डर
करके भाग जाएगा। ये चाहता था कि उसकी ये इन्वेंशन साइंस एग्जीबिशन के लिए जाए, लेकिन ऐसा करने से मैंने उसे रोक दिया क्योंकि इस वॉलेट के अंदर जो करंट वोल्टेज था वो काफी हाई था। क्योंकि अगर इस वॉलेट को पकड़ने वाले के हाथ गीले हों तो ये करंट उसके लिए और भी डेंजरस हो सकता है, तो ये करंट उसके लिए और भी डेंजरस साबित हो सकता है। इसलिए मैंने उसकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो लड़का इतना स्टबन है कि वो इस एप्लीकेशन को प्रिंसिपल से साइन करवा लेगा। यहाँ इस लड़के की लक अच्छी थी कि प्रिंसिपल, एग्जीबिशन में आए हुए बाकी पार्टिसिपेंट्स और जजेस ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसके कितने नुकसानात हैं। मजे की बात तो ये कि स्टूडेंट ए ये कंपटीशन जीत भी गया एंड इवन ही वॉन द बेस्ट आइडिया अवार्ड। ठीक है, तो ये लगा कि शायद वो इस इन्वेंशन से पूरी दुनिया में ही फेमस हो जाएगा, लेकिन उसके इस इन्वेंशन की खबर तो एक छोटे से न्यूज़पेपर के बस कॉर्नर पर छपी। न्यूज़पेपर देखते हुए जब उसकी नजर फ्रंट पेज के हेडलाइंस पर पड़ती है, वहाँ लिखा था कि एक 13 साल की बच्ची ने अपनी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया। अब क्योंकि ए भी फेमस होना चाहता था, इस खबर ने तो उसके दिमाग को हिला कर रख दिया। वो समझा कि वो इस साइंस फील्ड में जितनी भी तरक्की हासिल कर ले तो वो कभी इतना फेमस नहीं हो सकता जितना कि क्रिमिनल। अपने दिमाग में वो पता नहीं क्या क्या खिचड़ी बनाने लगा। उस टाइम में उसकी दोस्ती बी से हो गई। बी काफी इंट्रोवर्ट बच्चा था और ना ही वो पढ़ाई में इतना ब्रिलियंट था। अब हुआ क्या कि मैंने बी को एक दिन वीडियो गेम शॉप पर गेम खेलते हुए पकड़ लिया और गेम भी वो स्कूल बंक करके खेल रहा था। तो सजा के तौर पर मैंने उसको स्विमिंग पूल के आसपास के एरिया की सफाई दे दी। उसी दिन से आज तक स्टूडेंट बी मुझसे नफरत करता है। अब जब ए और बी दोनों की दोस्ती हो जाती है तो इन्हें पता चलता है कि ये दोनों ही टीचर यूको यानी कि मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए दोनों मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को शिकार बनाते हैं। ए ने जानबूझकर उस दिन वॉलेट का वोल्टेज बढ़ाया था ताकि मेरी बेटी को जोर से झटका लगे। अब पूरी कहानी का मेन पॉइंट ये है कि ए और बी दोनों इसी क्लास में मौजूद हैं और मैं उन दोनों से अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। मैं तो ये काम लीगली करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इस केस को रीओपन करवाया तभी मुझे पता चलता है कि जापानीज के लॉ के मुताबिक अगर मैं ये केस जीत भी जाती हूँ तो इन बच्चों को सजा नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों की एज 14 साल से कम है। उनकी तरबियत करने के लिए बस उन्हें एक रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया जाएगा, पर वहाँ से भी इन्हें जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। यूको जो कि इन दोनों बच्चों की दिमागी नेचर को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसे नहीं लगता था कि इन दोनों बच्चों के लिए ये सजा काफी होनी चाहिए। अब क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, मैं सबको सुधारूं, इसलिए अब इन दोनों को भी सबक सिखाने की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। तो इन्हें सबक सिखाने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड का HIV पॉजिटिव ब्लड इनके दूध में शामिल कर दिया। मैं ये भी जानती हूँ कि इन दोनों बच्चों ने वो पूरा दूध फिनिश किया। अब इनकी सजा ये है कि जल्द ही ये भी HIV का शिकार हो जाएंगे, इन्हें भी एड्स हो जाएगा। पूरी क्लास ये समझ गई थी कि टीचर किसकी बात कर रही है, क्योंकि क्लास में इन्वेंशन करने वाला बच्चा तो एक था और उसका दोस्त भी। और यूको ने अभी भी उनका नाम मेंशन नहीं किया था, वो बस कहती है कि याद से अपना HIV टेस्ट करवा लेना, क्योंकि HIV को मेच्योर होने में 2 से 12 महीने लग सकते हैं और तब तक उन दोनों के पास भी माफी मांगने का और खुद को सुधारने का अच्छा खासा वक्त है। अभी वो ये बात कहती ही है कि बेल हो जाती है। यूको की क्लास तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन उसका बदला तो अब स्टार्ट हुआ था। कुछ टाइम के बाद एक नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और क्लास में नई टीचर आ जाते हैं। उनका नेचर यूको से काफी डिफरेंट था। वो बहुत ही जॉली इंसान थे, इसलिए बच्चों से जल्द ही घुल मिल जाते हैं। टीचर नोटिस करता है कि बाकी सभी बच्चे तो रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा सेमेस्टर स्टार्ट होने से अभी तक मुसलसल छुट्टियों पे है। बच्चे टीचर को बताते हैं कि उसका नाम नाओकी है और वो पिछले कई दिनों से काफी स्ट्रेस में है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा। टीचर समझाते हैं कि ये बहुत बुरी बात है, हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। अब क्लास के तमाम बच्चों से वो प्रेयर नोट्स लिखवा कर नाओकी के घर पहुंच जाते हैं। अब ये कोई उन्होंने पहली मर्तबा नहीं किया था। इसके बाद भी मॉनिटर, क्लास के बाकी बच्चे और टीचर काफी मर्तबा नाओकी के घर गए ताकि वो मिलकर उसको हौसला दें और वो अपना स्कूल दोबारा से कंटिन्यू कर पाए। लेकिन हर मर्तबा नाओकी की मॉम उन्हें कुछ न कुछ कहकर टाल देती। ना तो वो नाओकी को उनसे मिलने देती थी और ना ही नाओकी के बारे में कुछ बताती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। यूको की क्लास के बाद नाओकी काफी बदल गया था। वो हर वक्त खुद को कमरे में लॉक करके रखता। जिस भी चीज को वो एक मर्तबा टच कर ले उसको 10 मर्तबा धोता। इस तरह ना वो खुद की सफाई का ख्याल रखता और ना ही नहाता था। नाओकी की मॉम से अपने बेटी की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं देखी गई। वो काफी परेशान हो गई थी, इसलिए अपने बेटी को एक दिन नींद की गोलियां दे देती हैं। उसके सोते ही वो उसके ढंग के बाल काटती हैं, नाखून काटती हैं, उसको नहला धुलाकर अच्छे से साफ कपड़े पहना देती हैं। पर जैसे ही वो सोकर उठने के बाद खुद को शीशे में देखता है, वो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था। उसके कमरे की हर एक चीज अपनी जगह पर पड़ी थी। ये देखने के बाद वो तो एकदम पागल हो जाता है। चीज
चीजें इधर उधर बिखेरने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी मॉम को समझ नहीं आता कि इसके साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है। नौकी की मॉम को लगता है कि जब जब उसके स्कूल के बच्चे या उसकी टीचर घर आते हैं तो नौकी के पैनिक अटैक्स और बढ़ने लगते हैं, इसलिए उसके सारे दोस्तों को घर आने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी वो जानना चाहती थी कि आखिर इन नोट्स में है क्या, जिनको देखते ही नौकी की ऐसी हालत हो जाती है। आखिर वो इन नोट्स से इतना डरता क्यों है। तो वो देखती हैं कि नोट्स पर लिखे गए पहले हर वर्ड को मिलाकर ये बनता है कि मर्डरर डाइज, यानी कि कातिल मर जाए। ये पढ़ने के बाद उसकी मॉम को तो कुछ समझ नहीं आता। वो सच्चाई जानने के लिए फौरन नौकी के पास भागते हुए जाती हैं। पर इस मर्तबा नौकी भी अपनी मॉम को यूको की बेटी का सारा किस्सा सुना देता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि जब मैंने बच्ची को पूल में फेंकने के लिए उठाया तो मैं ये जान चुका था कि वो होश में आ गई है। उसकी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन मैं डर चुका था कि वो मेरे बारे में सबको बता देगी। लेकिन फिर भी मैंने उसको पूल में फेंक दिया और उसका मर्डर कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरा एक ही इकलौता दोस्त था, तो वो भी मुझे डरपोक समझता, इसलिए बस स्कूल बनने के चक्रों में मैंने ये सब कर दिया। ये सुनने के बाद उसकी मॉम पर तो आसमान टूट गया था। उनको ये समझ नहीं आ रहा था उनका 12 साल का बेटा एक किलर, एक खूनी कैसे हो सकता है। उनसे अपने बेटे का ये गुनाह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो खुद को भी मार देंगी और अपने बेटे को भी, जो कि इस दुनिया में बुराई फैला रहा है। अपने हस्बैंड के लिए नोट लिखने के बाद चाकू लिए अपने बेटे के कमरे में चली जाती हैं। वो अपने बेटे को गले लगाती हैं, प्यार भरी बातें करती हैं। इसी दौरान वो हाथ में लिया चाकू अपने बेटे की चेस्ट में स्टैब कर देती हैं। अब क्योंकि अपने ही बेटे की जान लेना आसान नहीं था, उनके हाथ कांप रहे थे, इसलिए वो चाकू पूरी तरह से नौकी की चेस्ट के अंदर स्टैब नहीं होता। नौकी ये देखकर बुरी तरह से टूट जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी मॉम उसी की जान लेना चाह रही है। वो गुस्से में आकर चाकू उठाकर अपनी मॉम की गर्दन पर ही फेर देता है। इस तरह से उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी। पहले तो वो बहुत गुस्से में था, जब उसे कुछ टाइम के बाद होश आता है तो वो इस गिल्ट में चला जाता है कि उसने दो लोगों की जान ले ली। दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है, जिसने एंटी थेफ्ट वॉलेट बनाया था। उसे भी ये डर लगा रहता है कि कहीं HIV पॉजिटिव ना निकल आए। क्लास में मौजूद तमाम बच्चे भी उसे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। पर एक दिन जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है तो वो अपनी फिंगर पे कट लगाकर अपने ब्लड से लोगों को डराने लगता है कि इसके बाद अगर तुम लोगों ने मुझे तंग किया तो मैं ये ब्लड तुम लोगों को लगा दूंगा। सब में उनकी क्लास की मॉनिटर भी सैम का साथ देते हुए बच्चों को मना करती है कि प्लीज इसे परेशान मत करो, पर बच्चे सैम का साथ देने के लिए मॉनिटर को भी बुली करने लगते हैं और जबरदस्ती सैम के साथ उसकी किस करवाते हैं ताकि मॉनिटर भी इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन जब मॉनिटर अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में सैम बैठा होता है। वो उसे अपनी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि देखो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बताता है कि मुझे एड्स नहीं हुआ था, इसलिए तुम भी बेफिक्र रहो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ये दोनों बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में मॉनिटर उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया था। सैम उससे अपनी कहानी शेयर करते हुए बताता है कि मेरी मॉम एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, लेकिन उन्होंने जिस आदमी से शादी की यानी कि मेरे डैड, उनका IQ बहुत ही लो था। वो अपनी रिसर्च की बातें मेरे डैड के साथ शेयर नहीं कर सकती थी और इसी दौरान मैं भी पैदा हो गया। फिर मेरी वजह से मेरी मॉम को अपनी सारी रिसर्च छोड़नी पड़ी। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मेरी मॉम को अपने फैसले पर रिग्रेट होने लगा, क्योंकि मॉम को मैं एक बहुत ही एवरेज बच्चा लगता था और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि इतनी बड़ी साइंटिस्ट के पास एक एवरेज और नॉर्मल जहनियत का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे उनको मुझसे नफरत होने लगी और इन्हीं सब नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो मुझे मारने पीटने लगी। मेरे डैड को तो पता भी नहीं था कि मेरी मॉम मुझे कितना टॉर्चर करती हैं। फिर एक दिन जब उनको पता चला तो उन्होंने मेरी मॉम को डिवोर्स दे दी। मेरे डैड से एलिमनी के पैसा लेने के बाद वो हमें छोड़कर चली गई और 12 से अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। उनको तो बिल्कुल याद भी नहीं रहा कि उनका कोई बेटा भी है, जबकि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। मेरी हमेशा से बस यही ख्वाहिश थी कि मेरी मॉम मुझसे मिले और बाकी बच्चों की मदर्स की तरह मुझसे प्यार करें। इसलिए मैं अपनी मॉम के सामने खुद को साबित करने के लिए वो सारे काम करने लगा जो मेरी मॉम को पसंद थे। मैं नई नई इन्वेंशंस करता और उसी वेबसाइट पर अपलोड करता जिस पर मेरी मॉम काम करती थी। मुझे लगा कि शायद कभी तो वो मुझे नोटिस करेंगी, लेकिन ऐसा भी कभी नहीं हुआ। वो मॉनिटर से कहता है कि जिस दिन मैंने HIV वाला दूध पिया था मुझे तो उस दिन भी बिल्कुल दुख नहीं हुआ, जरा रोना नहीं आया। इनफैक्ट मैं तो बाथरूम में जाकर इतना खुश था और जोर जोर से हंसने लगा। मेरे दिल में ये था कि जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो शायद एक मर्तबा तो मेरी मॉम मुझसे मिलने आएंगी। पर 3 मंथ्स पूरे होने के बाद जब मैंने अपना टेस्ट करवाया तो मेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। मैंने सोचा कि अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी मॉम मुझे नोटिस करे। पहले तो मैं जो भी अपलोड करता उस पर 0 व्यूज थे। फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने अपनी इन्वेंशन से एनिमल्स को टॉर्चर करना शुरू किया, ये दिखाने के लिए कि हम इन इन्वेंशन से चोरों को टॉर्चर भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को एनिमल्स को टॉर्चर
टॉर्चर करना तो नजर आया, पर उसके पीछे मेरा मकसद क्या था वो नजर नहीं आया। और कुछ लोगों को तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। अब मेरी वेबसाइट पर बहुत से व्यूज आते थे और कमेंट्स भी। तब मेरे अंदर एक होप जागी कि अब मैं जल्द ही फेमस हो जाऊंगा, इसलिए मैं और भी ऐसी वीडियोस अपलोड करने लगा। पर दुख की बात ये है कि मेरी मॉम ने मुझे अब भी नोटिस नहीं किया। मॉनिटर को यहाँ पर अब सैम से हमदर्दी होने लगी, वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। पर जब वो घर जाती है तो उसकी डायरी सैम के पास ही रह जाती है। सैम जैसे ही उसकी डायरी खोल कर पढ़ने लगता है तो वो एकदम से शॉक रह जाता है, क्योंकि ये मॉनिटर यूको के साथ मिली हुई थी। एक्चुअली मॉनिटर और टीचर दोनों ही यूको के साथ मिले हुए थे। ये दोनों क्लास के सारे बच्चों से नोट्स लिखवाकर नौकी के घर जाते और नोट्स में मॉनिटर ही द मर्डरर के स्पेलिंग हाईलाइट्स किया करती थी। मॉनिटर और वो नया टीचर दोनों ही यूको से इस चीज के पैसे भी लेते। डायरी पढ़ने के बाद सैम बिल्कुल टूट जाता है कि इस दुनिया में कोई भी भरोसे के काबिल नहीं। वो डर भी जाता है कि मॉनिटर का मेरे पास आना यूको की कोई चाल तो नहीं, या वो भी मुझसे यूको का बदला तो नहीं लेना चाहती। नेक्स्ट डे जब मॉनिटर सैम से मिलने के लिए उसकी मॉम की बनाई हुई पुरानी लैब में आती है, सैम उससे गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी डायरी जो पढ़ ली थी। सैम के इस रवैये के बाद मॉनिटर भी अपना सारा प्लान उसे बता देती है। उसका एक एक बोला हुआ लफ्ज उसके दिल पे लग रहा था। वो सोचता है कि ऐसा भी कैसे हो सकता है कि दुनिया में कोई भी नहीं जो मुझसे प्यार करे। उससे मॉनिटर पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो अपनी नाइफ उठाता है और अपनी मॉनिटर को ही मार देता है। और वो ये नाइफ उसको तब तक मारता रहता है जब तक उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। इस सब की भी वो वीडियो बनाता है। उसके बाद उसके सारे पार्ट्स को फ्रीज कर देता है और नेक्स्ट जब वो अपना फ्रिज खोलता तो अपनी मरी हुई मॉनिटर को हमेशा ही अदब से हेलो कहता था। उसके अंदर से ये डर बिल्कुल खत्म हो गया था कि उसने एक और मर्डर कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि जापानीज लॉ के मुताबिक अभी भी उसको इस एज में सजा नहीं मिलेगी। वो अब एक और वीडियो बनाता है जिसमें वो सब बताता है कि उसने अपनी मॉनिटर के साथ क्या किया। वो ये भी बताता है कि उसने एक और बॉम्ब बनाया है जिसको वो अगले दिन अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पर इंस्टॉल करेगा। वो ये भी जानता था कि वो पोजीशन भी लेगा, जैसे ही उसको स्टेज पर बुलाकर प्राइज दिया जाएगा वो अपने बनाए हुए बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। ऐसा करने से वो सिर्फ ये चाहता था कि उसकी मॉम जान जाए कि उनका बेटा कितना ब्रिलियंट है। वीडियो को अपलोड करने के बाद वो स्कूल जाकर बॉम्ब भी इंस्टॉल कर आता है अपने प्लान के मुताबिक। अगले दिन जब वो स्टेज पर स्पीच दे रहा था और सारे बच्चे तालियां बजा रहे थे, वो अपने हाथ में पकड़े मोबाइल पर एक बटन दबाता है जिससे वो बॉम्ब कनेक्टेड था। पर जैसे ही वो बटन दबाता है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होता। इससे वो परेशान हो जाता है और ऑडिटोरियम से बाहर आ जाता है। भी उससे यूको का फोन आता है। यूको सैम के बारे में सब जानती थी। वो उसको उसकी वेबसाइट पर हमेशा ही स्टॉक करती थी, इसीलिए यूको पहले ही जान गई थी कि सैम बॉम्ब इंस्टॉल करने वाला है, इसलिए पहले ही यूको जाकर बॉम्ब को डिस्पोज कर देती है। इस तरह उसने सारे बच्चों की जान बचा ली थी। अब वो सैम से कहती है कि तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हो ना कि तुम अपनी मॉम की अटेंशन पालो, और तुम्हारी मॉम तो तुमसे इतनी नफरत करती है कि तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती। आज सुबह ही मैं उनसे मिलने गई, मैंने उनको एक गिफ्ट भी दिया और ये कहा कि ये तुमने भिजवाया है, पर उन्होंने तो वो खोल कर भी नहीं देखा, हालांकि मैंने उनको बताया कि ये तुमने भिजवाया है। और अब जब तुमने ये बटन दबाया ना तो ये बॉम्ब तुम्हारी मॉम के ऑफिस में एक्सप्लोड हो गया। अब अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें थोड़ा सा भी चाहती तो वो उस गिफ्ट को खोल कर देख लेती कि इसके अंदर बॉम्ब है। तुमसे की गई नफरत ने उनकी भी जान ली। तुम पूरी लाइफ इसी अजियत के साथ जिंदा रहोगे। यूको की इन सारी बातों से सैम के दिमाग की तो नसें फट रही थी, उसके नाक से खून बहने लगा था। वो सारे बच्चों के दरमियान में बैठकर जोर जोर से चलाने लगता है। तब उसके सामने आती है यूको। सैम को इस कंडीशन में देखकर यूको का बदला यहाँ पर पूरा हो गया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।